हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनएस साइंस एकेडमी। चूँकि हमारा बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के कुछ लेक्चर्स डल चुके हैं, वो मैंने पिछले सेशन में डाले थे, तो उसी का कंटिन्यूशन में हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, इसके अंदर हम दोनों ही काउंट्स को इसमें स्टडी करते हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स क्या है कि हम बैक्टीरिया के काउंट को, कि किसी आपके पास जो बैक्टीरियल कॉलोनीज़ हैं, जो पेट्री डिश है या जो कोई कल्चर है, उसके अंदर टोटल काउंट कितना है या वायबल काउंट कितना है। यानी कि जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स है उसको आप दो तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि टोटल काउंट कितना है और वायबल काउंट कितना है। अब एक बात है कि ये टोटल काउंट और वायबल काउंट क्या है, कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, टोटल काउंट के अंदर आप डेड सेल्स और लिविंग सेल्स दोनों को इंक्लूड करेंगे, जबकि वायबल काउंट के अंदर केवल और केवल लिविंग सेल्स को इंक्लूड किया जाता है। जो मेजरमेंट है सेल का, यानी कि सेल को क्वांटिटेटिवली हम तीन तरीके से मेज़र कर सकते हैं। एक तो सेल नंबर, कि डायरेक्ट हम उसको सेल, उसकी जो जितने नंबर्स हैं, कितना नंबर है 1 2 3, ये सब नंबर्स को काउंट कर लें, तो मेजरमेंट ऑफ सेल नंबर। सेकंड, यहाँ पर आप मेजरमेंट ऑफ सेल नंबर से भी काउंट कर सकते हैं। उसमें भी हम दो तरीके से काउंट करते हैं। फर्स्ट इज द डायरेक्ट काउंट, या जिसे हम टोटल काउंट भी बोलते हैं, एंड सेकंड इज द वायबल काउंट और इनडायरेक्ट काउंट भी बोला जाता है। यहाँ पर जो डायरेक्ट काउंट है, डायरेक्ट काउंट को, यानी कि जिसमें हम सीधे वहाँ पर काउंटिंग कर रहे हैं और उसमें जो टोटल आपके लिविंग यानी वायबल फॉर्म और डेड जो सेल्स हैं, क्योंकि जब बैक्टीरियल सेल डिवीज़न कर रही है तो उसमें से कुछ सेल्स जो डेड हो जाती हैं उनको भी इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। इसे हम इसीलिए टोटल काउंट बोलते हैं। यहाँ पर टोटल काउंट के अंदर हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, जिसमें आपको अलग अलग बुक्स में बहुत सारी टेक्निक्स मिल जाएंगी। जो मेन टेक्निक्स हैं मैंने वही इंक्लूड की हैं। फर्स्ट इज द काउंटिंग चैम्बर टेक्निक, जिसे हमने पेट्रोव हाउजर सेल काउंटर मेथड भी कहा है। ठीक है, सेकेंड इज द काउल्टर काउंटर या इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेथड है, एंड थर्ड इज द ब्रीड मेथड या डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक मेथड। ठीक है, तो ये हमारे डायरेक्ट मेथड है। इसमें हम वायबल फॉर्म और डेड फॉर्म यानी कि नॉन लिविंग फॉर्म को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सेकेंड दैट इज सेल नंबर के अंदर वायबल काउंट जो है इसको मेजर किया जाता है, जिसे हम इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पर हम दो मेथड इसमें खास तौर से इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट इज प्लेटिंग मेथड, और प्लेटिंग मेथड के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक है स्प्रेड प्लेट मेथड एंड सेकंड इज द पोर प्लेट मेथड। यहाँ पर एक और मेथड है दैट इज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, दैट इज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। कई बुक्स में अगर आप देखेंगे तो कई बुक्स में आपको टर्बिडिटी मेथड जो है, एक और कई बुक्स में आपको एक और मेथड यहाँ पर देखने को मिलेगा, दैट इज टर्बिडिटी मेथड। ठीक है, कई बुक्स में आपको ये मेथड भी देखने को मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर जो वायबल काउंट है, वायबल काउंट इसके अंदर, जिसे हमने इनडायरेक्ट मेथड भी बोला है, इसके अंदर प्लेटिंग मेथड, जिसमें स्प्रेड प्लेट और पोर प्लेट मेथड है, और इसमें एक प्लेटिंग मेथड, देन मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, एंड थर्ड इज द टर्बिडिटी मेथड। नाउ यहाँ पर जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, इसके लिए हम दो तरीके और भी यूज करते हैं, जिसमें हम या तो सेल मास, मेजरमेंट ऑफ सेल मास यानी सेल मास को इंक्लूड करते हैं, और दूसरा सेल एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। यहाँ पर जो सेल मास है, इसमें हम दो तरीके और जो है, इसमें हम दो सब डिवीज़न हैं, या सेल मास को निकालने के लिए दो तरीके हैं। यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट, यानी अगर हमको सेल मास निकालना है तो या तो नाइट्रोजन कंटेंट को हम जो है उसमें जो मेथड है उससे अप्लाई करें, एंड सेकेंड इज द मेजरमेंट ऑफ बायोमास, उसके बायोमास को इंक्लूड करें। यहाँ पर हर मेथड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ही बता रही हूँ। यहाँ पर जो थर्ड है, जिसके थ्रू हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ सेल एक्टिविटी, जिसके अंदर हम किसी भी माइक्रोबियल सिस्टम की मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं।
अब हम इसके अंदर वन बाय वन एक एक मेथड को जो है पढ़ते चलेंगे और फिर मैं आपको समझाती चलूँगी कि कैसे किसी मेथड के अंदर जो है कैसे कैसे चीज़ों को लिया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होने वाले हैं, सो यू डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है और उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, तो आपको मज़ा आने वाला है। 10 डायरेक्ट के अंदर अब हम स्टडी कर लेते हैं पेट्रोव हाउसर सेल काउंटर के बारे में। पेट्रोव हाउसर सेल काउंटर जो होता है उसके अंदर दो आपके जो होते हैं दो चैम्बर्स होते हैं। यहाँ पर पेट्रोव हाउसर सेल काउंटर का आप डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे गूगल से ही मैंने लिया है। यहाँ पर जो है उसमें दो चैम्बर्स होंगे। देखिए जो पेट्रोव जो काउंटर है इसे शॉर्ट फॉर्म में मैं पीसी या पेट्रोव काउंटर बोल रही हूँ, ठीक है, पूरा नाम ना लेके। पेट्रोव काउंटर जो होता है उसके अंदर दो चैम्बर्स होते हैं। सपोज दैट ये एक पेट्रोव काउंटर है, ऐसा मैंने एक बॉक्स ले लिया है, तो इसमें एक अपर चैम्बर होता है और एक लोअर चैम्बर होता है। अपर चैम्बर के अंदर भी यहाँ पर मैंने एक इस तरीके का जो है डायग्राम लगाया है। इस तरीके के 9 ग्रिड होते हैं और सेम यहाँ पर नीचे भी 9 ग्रिड होते हैं। अगर आपने अपने लैब में हीमोसाइटोमीटर देखा है तो वहाँ पर आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जो पेट्रोव काउंटर है वो बिल्कुल हूबहू होता है आपके हीमोसाइटोमीटर, यानी कि जिसे आप आरबीसी काउंट के लिए यूज़ करते हैं, उसी की तरह होता है। अब यहाँ पर जो बच्चे पेट्रोव काउंटर तो समझ लेते हैं, लेकिन इसकी कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत आती है। यहाँ पर पहले हम इसकी स्ट्रक्चर समझेंगे तो उसकी कैलकुलेशन आपको बहुत ईजी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया है कि इसके अंदर दो चैम्बर्स होते हैं, हर एक चैम्बर में 9 ग्रिड होते हैं, यानी कि जो अपर चैम्बर है उसमें 9 ग्रिड होगा, लोअर चैम्बर में 9 ग्रिड होगा। यहाँ पर मैंने एक चैम्बर बनाया है जिसमें मैंने 9 ग्रिड्स बनाए हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर मैंने 9 ग्रिड्स बनाए हैं। यहाँ पर जो है एक चैम्बर के अंदर 9 ग्रिड होते हैं। वन चैम्बर कंटेन और कैरी 9 ग्रिड। एक चैम्बर के अंदर 9 ग्रिड हो गए। अगर मैं एक ग्रिड की बात करूं, यानी कि किसी एक ग्रिड की बात करूं, तो यहाँ पर 25 स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रिड 5 के अंदर खास तौर से जो मैं बात कर रही हूँ वो है ग्रिड 5 के अंदर। ग्रिड 5 के अंदर यहाँ पर 25 स्क्वायर्स हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अगर जो है मेरे पास, मैं पेंसिल ले लेती हूँ, पेंसिल से मैं शेड आउट करूँगी तो आपको ईजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इतना जो है 1, इतना है 2, इतना है 3, इतना है 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25, ठीक है। तो फिफ्थ ग्रिड के अंदर 25 स्क्वायर्स होते हैं। ग्रिड 1 3 7 9 1 3 7 9 के अंदर 16 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 4 × 4 तो 16 स्मॉल स्क्वायर्स आएगा। जब हम इसकी डेप्थ को देखते हैं, यानी कि जो काउंटर है उसकी डेप्थ जो होती है, यानी कि अगर हम उसकी डेप्थ पे जाएंगे तो उसकी डेप्थ करीबन होती है यहाँ पर 0.02 मिलीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसके अंदर हर ग्रिड कितना वॉल्यूम कैरी करता है उस पर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही आप कैलकुलेशन निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका चैम्बर है, चैम्बर में कितने ग्रिड है? एक चैम्बर में 9 ग्रिड है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका ये, अगर मैं कहूँ कि एक चैम्बर की लेंथ और विड्थ यहाँ पर 1 2 3 यानी कि 3 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर, यानी कि एक चैम्बर की आपकी लेंथ और विड्थ जो होती है वो 3 मिलीमीटर होती है, और इसके अंदर जो डेप्थ है वो 0.02 mm है। तो यहाँ पर अगर इसमें वॉल्यूम हम निकालना चाहेंगे तो 3 × 3 × 0.02, ठीक है, जो कि ये 0.18 मिलीमीटर क्यूब या 180 नैनोलीटर होता है, ठीक है। ऐसे ही जब यहाँ पर हम ग्रिड की बात करेंगे तो अगर एक ग्रिड की बात करूँ, जैसे ये एक ग्रिड है तो इसकी लंबाई 1 mm, इसकी विड्थ यानी इसकी चौड़ाई 1 mm, तो 1 × 1 × 0.02। विड्थ सब में सेम आएगी क्योंकि विड्थ सबके लिए सेम है, ठीक है। तो
0.02 यहाँ पर, और ये हो गया आपका 0.02 मिलीमीटर क्यूब यानी 20 नैनोलीटर एंड रिप्रेजेंट फॉर नैनो। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, इसके अंदर फिफ्थ ग्रिड में 25 स्क्वायर हैं, यहाँ पर फिफ्थ ग्रिड में 25 स्क्वायर अभी हमने काउंट किए हैं। तो यहाँ पर जो होगा आपका, देखिए इसकी कैलकुलेशन के लिए डेप्थ यहाँ पर 0.02 है, लेकिन यहाँ पर अगर इसको आप देखें तो यहाँ पर एक फिफ्थ के अंदर जो मैंने एक जो स्क्वायर है उसकी लेंथ और विड्थ होती है 0.2, तो यहाँ पर 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.02, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा दैट इज 1.6 नैनोलीटर या 0.0016 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्क्वायर है 1379 में, उसमें क्या होगा, देखिए उसकी जो आपकी 1379 के अंदर हर स्क्वायर 16 स्क्वायर है, हर स्क्वायर की लेंथ और विड्थ होती है 0.25, तो यहाँ पर 0.25 इंटू 0.02, उसके बाद यहाँ पर जो है इसका आ जाएगा दैट इज 1.25 या ये हो जाएगा 0.0125। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं, ये जो फिफ्थ पॉइंट आप देख रहे हैं जो कि स्मॉल स्क्वायर है जो कि आपके ग्रिड 5 में है, देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ पेंसिल से, तो देखिए यहाँ पर फिफ्थ के अंदर एक स्क्वायर है ना, ये फिफ्थ का एक स्क्वायर है। अगर आप देखें इसके अंदर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी फिफ्थ के अंदर एक स्क्वायर के अंदर भी 16 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। ठीक है, हो सकता है ये आपको जूम करने पे दिखे, वो पेंसिल से मैंने ड्रॉ किया है इसीलिए। ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ग्रिड 5 के अंदर और जो मिनी स्क्वायर्स हैं, जिनको आप और मिनी स्क्वायर्स बोल सकते हैं, वहाँ पर उसकी लेंथ और विड्थ आती है 0.05 mm, तो 0.05 इंटू 0.02 ये मिला के होता है आपका 0.00005 मिलीमीटर क्यूब और 0.05 नैनोलीटर। यहाँ पर जो हमें बात करेंगे वो हम बात ये करेंगे कि हम कैसे इसमें हीमोसाइटोमीटर की तरह पेट्रोफ काउंटर के अंदर किस तरीके से हम डाइल्यूशन करते हैं बैक्टीरियल कल्चर का, और किस तरीके से इसमें पोरिंग की जाती है और कैसे काउंटिंग की जाती है। यहाँ पर जो डाइल्यूशन होता है, यानी कि जो आपका बैक्टीरियल सैंपल है, जो आपका बैक्टीरियल कल्चर है, उसे हम 1:10 या 1:20 के रेशो में डाइल्यूट करते हैं। सपोज दैट आपने ब्रॉथ से 50 माइक्रोलीटर ब्रॉथ लिया है और उसको 450 माइक्रोलीटर डिस्टिल्ड वाटर में डाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ब्रॉथ का आपका कितना आ गया 50, और डिस्टिल्ड वाटर के बाद फाइनल वॉल्यूम आपका कितना बना, फाइनल वॉल्यूम आपका बना 450 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 50 इज टू 500, और ये हो गया 1:10, ये हो गया आपका 1:10। तो या तो आप 1:10 में लेंगे या 1:20। 1:20 में आप क्या करेंगे कि 50 माइक्रोलीटर आप लेंगे 950 डिस्टिल्ड वाटर में, DW रिप्रेजेंट फॉर डिस्टिल्ड वाटर। यहाँ पर जब आप 50 माइक्रोलीटर प्लस 950 प्लस 50 वॉल्यूम मेकअप करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा आपका 1:20 डाइल्यूशन। तो यहाँ पर जो डाइल्यूशन होगा वो या तो आप 1:10 के रूप में लेंगे या 1:20 के फॉर्म में। एक और चीज़ कि जो फॉर्मूला जिससे आप कैलकुलेशन करते हैं, दैट कैलकुलेशन इज बैक्टीरियल काउंट। हियर टोटल काउंट, बैक्टीरियल काउंट इक्वल्स टू टोटल काउंट इनटू टोटल काउंट अपॉन नंबर ऑफ स्क्वायर काउंटेड इनटू 1 अपॉन स्क्वायर वॉल्यूम इनटू डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन आपने 1:10 के रेशो में लिया है या 1:20, उसको यहाँ पर आपको डिनोट करना है। एक और चीज़ कि जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं इसे, तो यहाँ पर आपको इन सारे ग्रिड को कंसीडर नहीं करना है। आप कंसीडर करेंगे फिफ्थ ग्रिड को
और 5th ग्रिड के अंदर आप 5 स्क्वायर सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर 5th ग्रिड बना रही हूँ और 5th ग्रिड के अंदर यहाँ पर मैं उसको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो ऐसे 5 5 से 25। 5th ग्रिड के अंदर आपके पास जो स्क्वायर्स हैं उसमें आप 5 स्क्वायर्स को कंसीडर करेंगे, आप 4 कॉर्नर्स और एक मिड को कंसीडर करेंगे, यानी कि आप 4 कॉर्नर्स, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये वाला, एक कॉर्नर ये वाला और एक कॉर्नर ये वाला, और एक कॉर्नर कोई सा भी आप मिड में ले सकते हैं। यानी कि आप काउंटिंग करते वक्त यहाँ पर 5 कॉर्नर्स 5th ग्रिड में से चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी लाइंस हैं, ठीक है, यहाँ पर जो लाइंस हैं वो मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर अपर और लेफ्ट लाइंस को काउंट करना है। हाँ, यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल हैं, जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो यहाँ पर जो आपकी सेल्स जो बीच बीच में है उनको तो आपको देखना है, लेकिन यहाँ पर जो है मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, लेट मी कंफर्म, ठीक है। हाँ, जैसे अगर आपने ये ग्रिड लिया है तो इस ग्रिड का आप अपर मतलब हर ग्रिड में आप मिड वाली तो काउंट करेंगे ही, यानी कि हर ग्रिड में मिड सेल्स को तो काउंट करेंगे, इसे काउंट मिड सेल्स, प्लस आप जो आपकी राइट साइड की जो सेल्स हैं, एक मिनट है, सॉरी, हाँ, लेफ्ट और अपर साइड की, जो आपकी अपर साइड की सेल्स हैं और लेफ्ट साइड की सेल्स हैं, अपर सेल्स प्लस लेफ्ट सेल्स, इनको भी आप काउंट करेंगे। समझ में आ रहा है कि जो आप काउंटिंग कर रहे हैं उस काउंटिंग के लिए आप भाई जो सेल्स आपकी मिड में आ रही हैं वो तो आप करेंगे ही, लेकिन आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये वो वाली सेल्स जो लाइन पे आ रही हैं उनको आपको काउंट करना है या नहीं करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपर और लेफ्ट साइड की, अपर और लेफ्ट साइड, अपर और लेफ्ट साइड, अपर और लेफ्ट साइड, अपर और लेफ्ट साइड को काउंट करना है, लोअर और राइट साइड की सेल्स को काउंट नहीं करना है। लोअर एंड राइट साइड की सेल्स को आपको काउंट नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोअर और राइट सेल्स की सेल्स को आपको काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताती हूँ, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेशन हमें करनी कैसे है। तो चलिए हम बैक्टीरियल काउंट के इस पेट्रोफ काउंटर में हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बैक्टीरियल सेल्स वर काउंटेड इन द 2 चैम्बर ऑफ द हीमोसाइटोमीटर द काउंटेड इन द 5 स्क्वायर ऑफ फर्स्ट चैम्बर, यानी कि जो हमने फर्स्ट चैम्बर यानी अपर चैम्बर के 5 स्क्वायर्स, यानी कि फर्स्ट चैम्बर के 5th ग्रिड के 5 स्क्वायर्स कैलकुलेट किए थे, उनमें 300 है, सेकेंड चैम्बर में 256 है। भाई ऑन एन एवरेज निकल के आएगा, और डायल्यूशन उसने दे रखा है 1:20। देन कैलकुलेट द बैक्टीरियल काउंट। सो याद करिए कि मैंने आपको बताया था कि हर उसमें जो वॉल्यूम मैंने आपको बताया था वहाँ पर मैंने आपको खास तौर से बोला था कि 5th ग्रिड के 5th ग्रिड में पर स्क्वायर में आपका जो है 0.0016 माइक्रोन लीटर जो है आपका जो है उसका वॉल्यूम आता है बैक्टीरियल काउंट का, इतना वॉल्यूम उसके अंदर आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, और उसको हमने नैनोलीटर में कन्वर्ट किया तो 1.6 नैनोलीटर। यहाँ पर हम जब इस चीज़ को फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूला क्या है आपका, टोटल बैक्टीरियल काउंट अपॉन द टोटल चैम्बर इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम आपका और इनटू डाइल्यूशन। ओके, सो 300 प्लस 256 हमने रखा, 5 चैम्बर्स ऊपर के 5 चैम्बर्स नीचे के, यानी कि टोटल 10 चैम्बर्स हो गए, इंटू 1 अपॉन 1.6 इंटू 20। तो ये हो गया आपका। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इसको यहाँ से 10 कर देंगे तो ये 10 से 10 कैंसिल, और अगर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 695 नैनोलीटर। 695 नैनोलीटर के बाद अगर आप इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे, दैट यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1 ml इज इक्वल टू 10⁶ नैनोलीटर। सो 695 यहाँ पर नैनोलीटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 अपॉन 10⁶, तो ये ऊपर चला जाएगा, 695 इंटू 10⁶ पर ml, यानी कि पर ml ब्रॉथ जो होगा वो करीबन आपका 695 इंटू 10⁶
बैक्टीरिया को कैरी करेगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपका पेट्रोफ काउंटर से रिलेटेड डाउट्स और उसकी कैलकुलेशन आपको थोड़ी ईजिली समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो सेकंड मेथड है, क्योंकि अभी तक हमने पेट्रोफ हाउसर सेल काउंटर पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे काउंटर करंट या आप काउंटर काउंटर या इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेथड के बारे में। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेथड है, इसके अंदर जो डिवाइस है उसमें हम रेजिस्टेंस के चेंज को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक ये जो काउंट है, ये बहुत कम सेकंड में ही बहुत सारी सेल्स को काउंट करता है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पर इसकी जो ये कह सकते हैं कि इसकी जो वर्किंग तरीका है, इसका जो वर्किंग है, अच्छा इसमें इसको एक और नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिकल सेंसाइजिंग जोन मेथड भी इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल है चेंज इन द रेजिस्टेंस, यहाँ पर कि जो रेजिस्टेंस है वो किसी सेल के आने की वजह से किस तरीके से चेंज होता है और वो उसमें इसको रेजिस्टेंस को मेजर करते हुए वो सेल को काउंट करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये देखिए कि 2 इलेक्ट्रोड्स बिसाइड ऑरिफिस, देखिए यहाँ पर एक बहुत छोटा सा आपको अपर्चर या ऑरिफिस या छेद या होल मिलेगा। इस अपर्चर के दोनों साइड पे आपको इलेक्ट्रोड्स होते हैं और ये इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ये एक बीकर में या एक कंटेनर में रखे रहते हैं, जिनके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट जिसका लो कंसंट्रेशन है उसका सोल्यूशन यहाँ फिल होता है। अब यहाँ पर इस तरीके से इसका वर्किंग किया जाता है कि यहाँ पर जब हम बैक्टीरियल सेल को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से जब बैक्टीरियल सस्पेंशन या बैक्टीरियल ब्रॉथ को या कल्चर को डालते हैं तो इस अपर्चर के अंदर से केवल एट ए टाइम पे एक ही सेल बाहर के निकल के आए। मतलब इस अपर्चर का छेद या इस अपर्चर का डायमीटर इतना छोटा होता है कि इसके अंदर से एट ए टाइम पे एक ही सेल बाहर निकल के आएगी, और जिसकी वजह से जब एक एक सेल यानी कि जब एक सेल बाहर आई तो यहाँ पर जो बैटरी सिस्टम है और इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ये जो बैटरी सिस्टम में इस सेल की वजह से कितना इसका रेजिस्टेंस आया, चेंज आया, उसको यहाँ पर ऑटोमेटेड डिवाइसेस में ये होता है ऑटोमेटेड काउंटर है ना। अब यहाँ पर इसको पूरा का पूरा जो है अटैच किया जाता है। अब यहाँ पर अपर्चर से एक सेल बाहर आई और यहाँ पर इस सेल को जो इस पूरे सिस्टम को जोड़ा जाता है बैटरी से, और बैटरी जो है इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाती है। अब यहाँ पर जैसे ही एक सेल बाहर आती है तो इसके रेजिस्टेंस में जो चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटेड काउंटर जो है वो सेल का नंबर डिसाइड करता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे जैसे बाहर आता जाएगा वैसे वैसे ये काउंटिंग करता जाएगा, तो ये काम बहुत रैपिडली होता है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार और समझा देती हूँ कि यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं ऑरिफिस के आसपास, ऑरिफिस या अपर्चर या होल आप कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि यहाँ से जो अपर्चर है वहाँ से 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रोड जो होगा वो ट्यूब के इनसाइड में होगा और सेकंड इलेक्ट्रोड ट्यूब के आउटसाइड में होगा, और यहाँ पर जो बीकर है उसमें लो कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा रहता है। द अपर्चर इज टू स्मॉल टू अलाउ ओनली 1 सेल टू पास एट ए टाइम, और इस अपर्चर ये छेद इतना छोटा होता है कि इसमें से एक सेल ही एक ही टाइम पे बाहर निकल सकती है। When cell pass out from the orifice, so the change in the resistance between the two electrodes are measured। और यहाँ पर जैसे ही ये सेल्स बाहर आती है, ठीक है, और यहाँ पर इस सेल्स के थ्रू जो चेंज होता है रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाके वो चेंज को मेजर किया जाता है और ऑटोमेटेड काउंटर हमें सेल नंबर को बता देता है। यहाँ पर जो है चेंज इन द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इज प्रोपोर्शनल टू द सेल नंबर, ठीक है। तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर या काउंटर काउंटर मेथड है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्रीड मेथड की। अब हम बात कर लेते हैं ब्रीड मेथड की। ब्रीड मेथड ये एक ऐसा मेथड है जो कि कहीं से कहीं तक आप ये कह सकते हैं कि एक स्टेनिंग जैसा ही मेथड है। इसके अंदर हम करते क्या हैं, इसके अंदर हम जो मेजर्ड अमाउंट जैसे 0.01 ml बैक्टीरियल सस्पेंशन जो है उसको लेते हैं और एक स्लाइड के ऊपर, जैसे ये स्लाइड है, ग्लास स्लाइड है, और जो नॉर्मल ग्लास स्लाइड है उसके ऊपर हम इसको इस तरीके से जो है उसको स्मीयर को एक 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के एरिया में उसको स्प्रेड कर लेते हैं यूनिफॉर्मली, ठीक है। अगर आपकी ग्लास स्लाइड में मार्किंग है तो बहुत अच्छी बात है,
और वैसे आप मार्किंग वाले ग्लास स्लाइड्स यूज़ करते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप वहाँ पर पहले से ही मार्किंग कर सकते हैं कि इतना एरिया जो है हमारा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कवर करेगा, ठीक है। और फिर वहाँ पर आप जो है आपकी स्मीयर जो कि उस बैक्टीरियल सस्पेंशन के अंदर जो है 0.01 ml जो बैक्टीरियल सस्पेंशन है उसको आप स्प्रेड कर सकते हैं और वो एरिया होगा आपका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उस स्मीयर को आप हीट कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी ग्लास स्लाइड है उसको हल्के से, जैसे हमने स्टेनिंग में पढ़ा था एसिड फास्ट स्टेनिंग वगैरह के अंदर, ग्राम स्टेनिंग में, कि उसको बस ऐसे जो आपका स्प्रिट लैंप होता है उस पर बस ऐसे आपको रखना नहीं है, बस उसको जरा सा पास करना है ताकि वो स्मीयर फिक्स हो जाए। अब उसको हीट करके फिक्स करना है, देन उसको स्टेन करना है। स्टेन डिपेंड होता है व्हाट इज द टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव है तो उस हिसाब से अलग स्टेन होगा, ग्राम नेगेटिव है तो अलग स्टेन होगा। और उसको हम ऑयल इमर्शन लेंस के अंडर देखते हैं और सेल्स को काउंट किया जाता है। यहाँ पर जो ऑयल इमर्शन लेंस के अंदर जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर इसको फिक्स किया, इस 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को जब हम ऑयल इमर्शन लेंस में देख रहे हैं तो किस हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है उसको हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपका ऑयल इमर्शन लेंस है, ऑयल इमर्शन लेंस के अंदर जो उसका एरिया है उस हिसाब से हम यहाँ पर कैलकुलेशन बिठाते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। देखिए इसके कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। देखिए जो आपका ऑयल इमर्शन लेंस का, देखिए लेंस आपका इस तरीके से रहता है, ठीक है। जब आप उसको देखेंगे तो उसका जो रेडियस होता है दैट इज 0.0 मिलीमीटर, ओके। तो जो आपका ये जैसे वो लेंस है ना, तो उसका जो रेडियस होता है दैट इज 0.08 मिलीमीटर। तो अगर आप उस माइक्रोस्कोपिक एरिया को कवर करते हुए, मतलब वो कितना एरिया कवर करेगा, उसके लिए आपका भाई गोल चीज का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने उसी चीज को लिखा है, आर 0.08 का होल स्क्वायर इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो इसको जो मैंने कैलकुलेशन किया, ये कैलकुलेशन है 0.02 स्क्वायर मिलीमीटर, यानी कि एक बार में वो जो ऑयल इमर्शन लेंस है वो इतना एरिया विजिबल कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर हमने कितने एरिया में स्मीयर जो स्प्रेड किया है दैट इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मिलीमीटर। ध्यान रखिएगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मिलीमीटर। तो यहाँ पर आपको कितने एरिया देखने पड़ेंगे भाई? देखिए आप एक बार में इतना एरिया देख पा रहे हैं, आपको देखना इतना है, तो आपको कितने एरिया देखने पड़ेंगे? 5000। देखिए कैसे समझ में, इसको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार में जब आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो आप इतना एरिया देख पा रहे हैं, ठीक है। और आपको देखना कितना है? इतने। तो आपको कितने बार देखना पड़ेगा? मतलब कि आपको यहाँ पर जो सस्पेंशन है ऐसे आपको 5000 बार का कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, तो वहां पर तब जाके आप उस पूरे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। वो कैसे 5000 आया? देखिए 100 बाय 0.02 अब दिस अपॉन दिस, तो आपने ये किया इंटू 100 आ गया, एंड 2 5 10 और 0 एंड 50 इंटू 100 5000। तो यहाँ पर आपको जो भी कैलकुलेशन आएगी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5000 से, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ द सेल इन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, भैया आप 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितनी सेल्स होंगी, या और पर 0.01 ml माइक्रोबियल सेल सस्पेंशन, या 0.01 ml सस्पेंशन में कितनी सेल्स होंगी, उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एवरेज नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल पर माइक्रोस्कोपिक फील्ड इनटू 5000। अब इस चीज को और समझ लेते हैं। दिस इज द एवरेज माइक्रोबियल सेल पर माइक्रोस्कोपिक फील्ड, ठीक है। इसको समझिए, जब आपने यहाँ पर ऑयल इमर्शन लेंस से, ठीक है, देखिए इसमें मैं, हाँ देखिए यहाँ पर जैसे सपोज दैट कि मैंने ऑयल इमर्शन लेंस से, ये मेरी ग्लास स्लाइड है और इस पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जितना एरिया कवर किया ऑयल इमर्शन लेंस का, इतना एरिया कवर किया एक बार में, तो इसमें मुझे आई वैल्यू जो आई वो मान लीजिए करीबन 10 सेल्स मुझे दिखी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने लेंस को थोड़ा सा खिसकाया, शिफ्ट किया और फिर दूसरी तरफ देखा, फिर हो सकता है कि आई सेल 20, फिर मैंने उसको थोड़ा सा और शिफ्ट किया, हुई 30। ऐसा करके मैंने जो है 3 एरिया निकाल दिए।
अब यहाँ पर एवरेज कैसे निकालूंगी मैं कि 10, 20, 30 अपॉन 3, तो 30, 20 और 10, 60 अपॉन 3, ये कितना हो गया 20। और ऐसे कितने एरिया निकालने हैं आपको 5000, तो 20 इंटू 5000, तो ये कितना हो गया 5 टू 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आपकी 1 लाख सेल्स हो गई आपकी। समझ में आ गया आपको ब्रीड मेथड। ब्रीड मेथड में हमने क्या किया है, एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लिया है, उस पर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया हमने जो है डिनोट कर दिया है, और उस पर 0.01 ml सस्पेंशन जो है मेजर्ड अमाउंट में स्प्रेड किया है। स्लाइड को हमने हीट फिक्स उस स्मेयर को हीट फिक्स करके उसको स्टेन कर लिया है। देन ऑयल इमर्शन लेंस में देखा है, और ऑयल इमर्शन लेंस में हमने पर सेंटीमीटर मतलब पर कैलकुलेशन देखा है कि पर एक बार का जब लेंस में हम देखते हैं तो हम इतना एरिया विजिबल कर पाते हैं, और देखना हमें कितना है 100 वाला, तो हमें टोटल 5000 बार देखना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि एवरेज सेल्स को 5000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास जो भी आएगा। एवरेज निकालने का तरीका आपने समझ लिया कि सपोज आपने 3 बार देखा और उसको 3 से डिवाइड कर लिया काउंट को, इंटू 5000 कर लिया। तो ये आपका जो ब्रीड मेथड है, इट्स अ सिंपलेस्ट मेथड, और इसको जो है बहुत जो है जनरली हमें बहुत जल्दी एक काउंट मिल जाता है, तो ये एक बहुत ईजी मेथड है और इनएक्सपेंसिव मेथड भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है डायरेक्ट मेथड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि इनडायरेक्ट मेथड पे होगा, और वो हम जल्दी ही लेके आएंगे। ठीक है, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।